हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आर के सेन का प्यारे प्यारे से गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी तक बाबू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म को बहुत ही डिटेल्स में जाकर कंप्लीट किया हूँ और अब आगे की टॉपिक जो हमारे पास होंगे जिसमें एक स्टडी हम लोग करना है। कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा आपको और उससे पूछेंगे कि बताओ इसका किस प्रकार का बिहेवियर है, वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। बताओ उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, dsp2 है या sp3d2 है। दैट मीन्स किस प्रकार के हाइब्रिडेशन है, और अगर हाइब्रिडेशन निकलेंगे तो क्या फिर निकलेंगे उसके हमारे पास जियोमेट्री निकलेंगी। आपसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और पूछेगा बताओ ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की इन सब नेचर को जानने के लिए आपको उसके सेंट्रल मेटल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक सेंट्रल एटम और एक उसका लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं या फिर कह दो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए पहले सेंट्रल मेटल के पास हम लोगों को जाकर उसका ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा कि आप में किस किस प्रकार की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम कौन बताएगा आपको बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेंट्रल मेटल का नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप उसका क्या कर पाओगे, तो फिर क्या आप उसका हाइब्रिडेशन सही से पता नहीं कर पाओगे, फिर आप उसका पैरामेट्रिक डायमेट्रिक प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए बाबू हम लोग आगे की टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बता देता हूँ। हालांकि ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, वो हम लोग 11th में डिटेल्स से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे न्यू कमर हैं, जो मतलब 11th नहीं पढ़े हैं, वो जानने की इच्छा रख रहे हैं, तो फिर आप लोग आज की टॉपिक को ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो बाबू, तो आज 25 लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे लेक्चर 25, और इसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बाबू, ऑफ सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में लिख लेना बाबू, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, समझना। मैं पहले क्या कर दे रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। हालांकि ज़्यादा अधिकतर बच्चे जान ही रहे होंगे, लेकिन जो जान नहीं रहे उसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फार्मूला लिख देता हूँ, जो कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल होता है अफवाहों के अनुसार, उस फार्मूला को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फार्मूला है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। यहाँ तक ही रखो, ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। वो भी क्या, हम लोगों को चुनिंदा एलिमेंट्स के बारे में देखना है, जो कि हम लोगों को इस टॉपिक में बार बार क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। देखो बाबू, अगर आप, मैं यहाँ पे हीलियम की बात नहीं करता क्योंकि हमें जाकर ऑर्गन से ही बातें होंगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप आ जाते हो दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम कितना 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता होगा। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं हम लोग, और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाएंगे, है ना।
p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल को बाबू ऐसे दिखाते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, है ना। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल मैं दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 सॉरी ये होंगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रहने की स्पेस होते हैं। कितने 10 होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे तो भरे जाते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं बाबू? 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। कि मैं ये जो सब ऑर्बिट हैं उसी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल मिलते हैं, मैं इसको दिखाया आपको, ठीक है। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, और एफ में मैक्सिमम कितने बाबू? 14 मिलते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे, जब यहाँ पर 2p तक भरोगे, 2 2 4 और या 6 10, तब आपको यहाँ तक कौन भर जाएगा? नियॉन भर जाएंगे, क्या बाबू। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक भरते आओगे 3p तक, 2 2 6 2 6, है ना, यहाँ तक बाबू, यहाँ तक आपको आर्गन भर जाएंगे। और जब आप यहाँ तक भरते आओगे, यहाँ तक 4p तक, तब यहाँ पर आपको क्रिप्टन भर जाएंगे, इनर्ट गैस, है ना। क्रिप्टन मतलब 36, नियॉन 10 तक भरेगा, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक आर्गन 2 2 4 6 10 2 12 6 18, है ना, आर्गन 18 तक भरेंगे। और यहाँ तक बाबू कौन? क्रिप्टन 36 तक भरेंगे। और जब यहाँ तक बाबू आ जाओगे, बस यहीं तक मुझे मतलब है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन 44 यहाँ तक भर जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं आर्गन, आपको रिमेंबर करना, याद करना है, क्योंकि बार बार हम लोगों को, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला में क्या याद रखना है? आर्गन कहाँ तक मैंने भर दिया बाबू? आर्गन कितना? 18 हो गई नहीं, यहाँ तक भर दिया। इसके बाद कौन होता है? 4s 3d 4p, 4s 3d 4p, याद रखना इलेक्ट्रॉन भरने की। मैं 4 रूल देता हूँ, इस 4 को याद कर लेना, ठीक है। दूसरा, हालांकि ज़्यादा काम आपको इसी से चल जाएंगे, क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन, है ना, कितने होते हैं बाबू? 36। इसके बाद कौन आते हैं? देखो यहाँ क्रिप्टन के बाद 5s 45p, 5s 45p, और एक और 3 ही याद रखना, जेनन के बाद, जेनन के बाद बहुत कम आएंगे। जेनन कितना? 54 होती है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद कौन है वो? 6s 4f 5d 6p 7s, हट जाना, 6s 4f 5d, तो मैं रखना ना, काम चल जाएगा हमारी, ठीक है। इधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, इधर की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ तक ये 3 फार्मूला का आप याद रखना, इससे हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे, आराम से हम लोग लिख पाएंगे। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे बाबू आपके पास अगर इस प्रकार से दिया रहे, पहला मैग्नीज 25, मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो मैग्नीज से पहले कौन सा इनर्ट गैस आते हैं? आर्गन आता है, क्योंकि आर्गन का 18 होती है ना, तो हम लोग इस फॉर्मूला पे काम करेंगे। मैग्नीज से पहले आर्गन आती है, मैग्नीज आर्गन 18, 4s 3d, मुझे यहीं तक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। मैग्नीज 25, 18 तो इसने ले लिया आर्गन ने,
18 2 20 5 25। देखो कितना हमने आराम से लिख दिया है ना बाबू। जैसे अगर आपको लिखनी है कहा दे कि आयरन का मुझे लिखकर दिखाइए भाई 26। ओके बाबू, इसके पहले कौन से इनर्ट गैस है? आर्गन के पहले ये आयरन के पहले आपके पास आर्गन, ये आर्गन ही मिलेंगे। आर्गन 4s3d 18 2 20 26 है ना। 18 तो इसने ले लिया, 18 तो इसने ले चुका है ना। 18 2 20 6 26। ओके, जैसे कोबाल्ट, ये बार बार आएंगे हमारे पास 27। ओके बाबू, इसका लिखना है, कैसे लिखूं? आर्गन ओके 4s3d 18 2 20 27। ओके, जैसे हालांकि निकेल की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, 28 है। आर्गन 18 4s फिर 18 2 20 27, सॉरी 28। ओके बाबू, जैसे मुझे जिंक का लिखना है, जैसे मुझे जिंक का लिखना है, जिंक 30 होता है, तो इसमें कितना इसकी होंगे बाबू? आर्गन 18 4s3d 18 2 20 10 30। नहीं क्या, मैं इन सब की बात करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देखो बाबू, ये आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाले, इन सब की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? जैसे देखो आपके पास K4 FeCN का होल 6 है। ओके बाबू, इसमें सेंट्रल मेटल ये है, और इस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना निकाले मैं बता चुका हूँ, 6 में 4 गई 2 +2। ओके, आयरन का जो इलेक्ट्रॉन होता है 26 होता है, बट +2 का मतलब क्या हुआ? उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। +2 जो अब आपके पास आयरन Fe+2 है बाबू, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। हमेशा याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होती है ना, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होते हैं, सबसे बाहतम कक्षा से होती है। जैसे कि मैं इस मैग्नीज की बात कर दूं, मैग्नीज की बात करूं, अभी मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है ना बाबू। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है। अगर ये कह दूं कि भैया मुझे Mn2+ का लिख कर दिखाओ, तो आवश्यकता पड़ेगी हम लोग यहाँ पे। अब क्या इसका मतलब हुआ? किसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। लॉस कर दिया इसका मतलब पहले जो 26 था 25 था, अब कितने हो जाएंगे? 23 नहीं होंगे क्या? 23। तो 2 जो लॉस किया वो कहाँ से होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होगा, बाह्यतम कक्षा से होगी। तो देखो इसमें, अब इसमें बाह्यतम कक्षा कौन है? अरे 3 के बाद ना 4 आती है, 4 बाहर है 3 तो अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्डर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार से भरते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं बात करूं कि सबसे बाह्यतम कक्षा कौन है, यही आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब बाह्यतम कक्षा। तो मुझे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर Mn2+ की बात हो जाए, तब अब हमारे पास होंगे आर्गन 18, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 4 0 हो गया, और 3d क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, जैसे अगर ये बात होती कि Mn, इसमें आ जाओ, जैसे कि ये बात होती कि Fe2+ का लिखें, आवश्यकता पड़ेगी लिखने में। इसमें हम लोग बार बार आवश्यकता, जैसे यहाँ भी आवश्यकता पड़ा था, हम लोग देखे थे भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो 2 कहाँ से लॉस करेगा? देखो ये ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आयरन में जब आयरन का लिखोगे तो इस प्रकार से, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, और ये है तो फिर क्या होंगे बाबू? आर्गन ऐसा होगा 4s3d, ये तो लॉस हो गया 18 2 20, और ये 6 26। ओके बाबू, जैसे कि आपको आवश्यकता पड़ेगी Fe3+ का निकाला है, नहीं क्या? जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दे रहा हूँ, K4 K3 FeCN का होल 6। कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे? 6, 6 में 3 गया 3, इसका मतलब Fe3 मतलब क्या? उसने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मुझे Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए,
तो आपको Fe3 मिलेगा। और Fe3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, पहले कहाँ से निकालेगा, बाह्यतम कक्षा में, और बाह्यतम कक्षा से ख़त्म हो जाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ख़त्म हो जाएंगे, तब उसके अंदर वाले में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो बाबू, आपके पास जो 26 है, 26 इस प्रकार से था 4s2 3d6। बाह्यतम कक्षा में आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन निकालना कितना आपको पास, 3 निकालना है। तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक फिर बच जाएगा, तो कहाँ निकलेगा, यहाँ से निकलेंगे। तो अब आपके पास कितना हो गया, आर्गन 18 4s0 3d5। समझ में आ रहा होगा, आराम समझ रहे होंगे आप लोग। उसी प्रकार से जैसे कि आपको कोबाल्ट CO3+ का निकालना है ना। जैसे बाबू आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड में दे दूँ, CONH3 का होल 6 और Cr3। ओके बाबू, इस कम्प्लेक्स कंपाउंड कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो 0 होता है ना, इसका कितना हो गया टोटल -3, इसका कितना +3, मतलब क्या 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, 2 यहाँ से निकालोगे और उसके बाद 1 यहाँ से निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, आर्गन 18 और ये 4s3d 18 2 20 27 ऐसा था वो कोबाल्ट का। उसमें से 3 निकालना है, 2 यहाँ से निकल गई और 1 यहाँ से निकला, तो कितना बच गया आपके पास, 6 बच गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आप बाकी काम नहीं कर पाओगे। कौन सा काम नहीं कर पाओगे, उसका हाइब्रिडेशन नहीं निकाल पाओगे, फिर उसका इनर ऑर्बिटल नहीं निकाल पाओगे कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं निकाल पाओगे, फिर पैरामेट्रिक डायमेट्रिक नहीं निकाल पाओगे। तो इन सारे चीज़ों को जानने के लिए आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। जैसे इसके बाद देखो, ये तो मैंने बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि ये सब जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो किसके अनुसार लिखते हैं, अफबाओ के प्रिंसिपल के अनुसार लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अफबाओ के रूल को फॉलो नहीं करती है, उससे एक्सेप्शन में जाता है। और वो एक्सेप्शन में जाने का रीज़न क्या होती है, हाफ फिल और फुल फिल और बडल कॉम्प्लेक्स होती है। ये सब हम लोग डिटेल्स में कहाँ पर स्टडी करते हैं, 11th में करते हैं। बस मैं आपको इतना सा बता दूँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। एक्सेप्शन मतलब वो अफबाओ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन भरने का रूल था बाबू, ये हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन अफबाओ के प्रिंसिपल के अनुसार भर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिलेंगे जो कि अफबाओ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, और उसे आप याद कर लो, ठीक है। हालांकि डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग क्या करो बाबू, उसे याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन कर भी देता है आप लोगों से। एक्सेप्शन ऑफ अफबाओ, अफबाओ का अपवाद याद रखना। जैसे कि अभी मैंने आपको क्रोमियम का नहीं बताया, जैसे कि मैंने आपको कॉपर का नहीं बताया, क्रोमियम 24, ओके। कौन आएगा वो, आर्गन आएगा, 4s3d 18, ये तो 18 होगी ना, 24 है, 18 2 20 और 24, लेकिन ये गलत है। अफबाओ के अनुसार ये गलत है, आप इसे याद नहीं रखोगे, बल्कि इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो क्यों होता है, हाफ फिल फुल फिल के अनुसार, हाफ फिल फुल फिल कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा होता है। इस प्रकार से अगर कहते क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने के लिए बाबू, तो ये लिखना ये गलत है, ठीक है, याद रखना। क्रोमियम का होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तब तो अफवाह, तब तो एक्सेप्शन है ना। अफवाहों के अनुसार ऐसा होना चाहिए बाबू, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा हाफ फिल फुल फिल कॉन्सेप्ट के अनुसार होती है, और वो अब जानने के वक्त नहीं है। आप इसे क्या करना, इन सबको संभाल कर रखना, ठीक है। जैसे पहला ये हुआ एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। जैसे दूसरा कॉपर, कॉपर कितना वो 29 होती है ना, आर्गन 18 4s3d 18 तो 20 9 29 ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ये रॉन्ग है, और होता कौन है बाबू, ऐसा होता है,
4s3d, इस प्रकार से होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे इसके बाद बाबू थर्ड में कॉपर, सिल्वर, कितना बाबू 47 होंगे ना, 47। याद रखना ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका समान होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना सब एक ग्रुप का एलिमेंट है। तो कॉपर का मैं लिख लिया तो सिल्वर और गोल्ड का मुझे अपने आप मिल जाएगी, गोल्ड। इसके पहले कौन सा इनर्ट गैस पड़ता है, इसके पहले कौन सा इनर्ट गैस बाबू आपके पास मिलेंगे, आपके पास क्रिप्टन 36 है ना, तो क्रिप्टन 36, कौन फिर 5s45p, 5s40, यहाँ तक की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। आप देख लो 36 ये हो गया, 37, 38, 39, 40, 7, 7 दोनों ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो होता कैसे है, इस प्रकार से होता है, याद रखना बाबू, ठीक है। होता किस प्रकार से, इस प्रकार से, मैं इसे मिटा रहा हूँ, इस प्रकार से होता 5s1 और 4d10, याद रखना इसको बाबू, ठीक है। एक्सेप्शन में 5-6 आते हैं, इस सबको याद कर लो, हालांकि और ज़्यादा होता है लेकिन 5-6 बार बार रिपीट कर किए जाते हैं, तो उसको याद रखनी चाहिए। जैसे एक और सिल्वर, 4 में गोल्ड, AU गोल्ड, कितना बाबू 79, ओके। कौन आएंगे 79, कौन आएंगे बाबू, देखो इनर्ट गैस 54 आएगा नहीं, गैस के पहले 40 क्रिप्टन जेनन, ऑक्सीजेनन 44, उसके बाद कौन है बाबू 6s 4f एंड 5d। अब भर के देखो 79, 54 वाला 55, 56 और ये कितना 40 है बाबू, 56, 14, 70, 70, 9 यहाँ पर है ना, ऐसे होता। फर्स्ट में अरेंज कर लूँ, क्या अरेंज कर लूँ, तो 44, 4f को मैंने अंदर कर दिया, बस अरेंज सिर्फ कर दिया हूँ उसी ऑर्डर में लाने के लिए। 6s2 और 5d9, ये लिखना गलत है, इस प्रकार से लिखना गलत है बाबू, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चली जाती है ना, इसलिए लिखना गलत है। तब होता किस प्रकार से, इस प्रकार से ऑक्सीजन 54 और ये 14 था बाबू, ये 14, 4f और ये 6s1 और 5d10, ओके। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको याद रखना है। और एक और, इसके बाद गोल्ड के बाद एक और लिखना बाबू, प्लेटिनम 78, प्लेटिनम 78, 78, ओके बाबू, प्लेटिनम 78। इसी तरह भरेंगे, इससे एक कम है ना, जेनन 7, बस मैं सीधे बात कर दूँ, इसी बात आता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें 1 रहता है, इसमें 9 रहता है, 4f प्लेटिनम बाबू 78 है, तो जेनन, थोड़ा इस सबको याद रखना, 54, 4f 14, 6s1 एंड 5d9, याद रखना बाबू, ठीक है। इस प्रकार से प्लेटिनम का हुआ करता है। देखो ये तो सिंपल सा आपको मैंने बताया, लेकिन आपको जो यहाँ पे आवश्यकता क्या पड़ेंगे, इस प्रकार से पड़ेंगे। जैसे कि आपको इस प्रकार से आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आपको आवश्यकता पड़ेंगे बाबू, मैं इसे मिटाता हूँ, चलो ये बात करता हूँ। जैसे
कि आपको आवश्यकता पड़ेगी Cu+ की, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो कहाँ से निकालोगे बाबू, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, और निकालोगे तो क्या पड़ेगा आपके पास आर्गन। यहाँ पर हम लोग को बार बार ये आवश्यकता पड़ेंगे 4s1, और सॉरी यहाँ से निकालोगे ना, सही वाला से ना, ये 0 हो गया और ये 3d10 हो गए। जैसे कि आपको यहाँ पर बार बार आवश्यकता पड़ेंगे Cu2+ की निकालने की, तो आर्गन 2 निकाल देना इलेक्ट्रॉन हमको, एक तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, कॉपर है ना, एक यहाँ से निकालेंगे, चूँकि 2 निकालना है तो एक हमको फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएंगे 4s0 और 3d9 हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर में अगर मुझे Ag+ की बात कहे लिखने के लिए, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आप इसको याद रखो, अब इससे एक निकाल दो, एक निकालोगे तो आपके पास निकलेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गई ना, क्रिप्टन 36, ओके बाबू, 5s क्या हो गया आपके पास, 5s0 हो गए और 4d10 हो गया, 5s0 4d10 हो गया। जैसे आपको आवश्यकता पड़ेंगे Pt+2 का, Pt+4 का, ओके बाबू। तो जो आउटर प्लेटिनम, देखो प्लेटिनम यहाँ लिखा हुआ है, सबसे आउटर मोस्ट से निकालना है, तो दो निकालना है, तो इसका सबसे आउटर मोस्ट कौन होगा, देखो 4s 4f है, तब 6s से 5d, तो 6s सबसे बाहर पड़ेगा ना, 6 के बाद कौन था 5 होंगे, तो 2 निकालना है। अगर हमको एक निकालने का था, यहाँ से एक निकालता, 2 निकालना है तो एक यहाँ से निकालेंगे, तब एक जाकर यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएंगे आपके पास Zn54, 4f में किसी प्रकार की असर नहीं पड़ेंगे, और 6s0 हो जाएंगे, और 5d क्या हो जाएंगे बाबू आपके पास 8 हो जाएंगे। अगर प्लेटिनम से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 4 कहाँ से निकालोगे बाबू, एक यहाँ से निकालोगे और 3 यहाँ से निकालोगे, तो क्या होता Zn, ओके, 4f पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाले, लेकिन 6s तो 0 हो गया ना, 6s0 हो गया और 4 निकला हुआ, एक यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से निकलेंगे, कितना 6 बच गया, 5d6 बच गया, ओके बाबू। हालांकि प्लेटिनम सिल्वर ये सब बहुत कम आएंगे, लेकिन आपके पास जो कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, फिर निकेल हुआ, तो ये सब बार बार आपको रिपीटेशन मिलेगा। कहाँ पे, जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पर कि हम लोग उसका हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, मिस पैरामेट्रिक डायमेट्रिक है, जहाँ पर हम लोग उसका ये नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना। तो उस जहाँ पर हम लोग उसका हाइब्रिडेशन देखेंगे, तो उन सब को जानने से पहले इन सब को आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी सेंट्रल मेटल के साथ क्या होंगे, लिगेंड जुड़ा होगा, लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच अटैचमेंट के कारण क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज, अटैचमेंट कारण जो उसमें जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगे, सबको पढ़ने के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो बाबू मैं ये विश्वास रखूँगा कि आप लोग इसे क्या करोगे, घर में बैठ के जरूरी अच्छे ढंग से कर लोगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, तो ये एक्सेप्शन को आप जरूर याद कर लो, ठीक है, बाकी तो निकालना आसान पड़ जाता है। हो गया, चलो मैं आज इसको यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, आप इसे घर में बैठ के क्या करना, प्रैक्टिस करना, ताकि हम लोग अगला टॉपिक बड़ी आसानी से कर लूँ। लेकिन जो आपके पास आइसोमेरिज्म में था, आइसोमेरिज्म का मैं 1-2 क्वेश्चन आज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे कर लो बाबू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मैं करवा देता हूँ। उसके बाद अब गाड़ी बहुत तेज भागेगी हम लोगों की। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है, इंटेक्स में जिसको हम लोग हिंदी में पाठ निहित क्वेश्चन बोलते हैं, वह आपके पास बाबू 9.3 क्वेश्चन है, 9.3 इंटेक्स का।
लिखा हुआ है इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, indicates the type of isomerism exhibited by the following examples, exhibited by the following complexes, and draw the structure of these isomers, and draw the structures of these isomers. ओके भाव लिखा हुआ है इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। निम्नलिखित जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें आपको बताना है वो किस प्रकार के आइसोमर दिखा रही है, और जो आइसोमर दिखा रही है तथा उसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइसोमर्स, उस स्ट्रक्चर का क्या करें, आइसोमर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हिंदी वाले बाबू इस क्वेश्चन को पहले लिख लोगे, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखोगे निम्नलिखित कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्सेस देखा लिखा हुआ है मतलब संकुल है ना, निम्नलिखित कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार का समावयवता दिखाती है तथा उन सभी समावयव का संरचना बनावे। ओके बाबू, पहला है KCr H2O का होल 2 और C2O4 का होल 2, इस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स से कह रहा है कि उन सभी आइसोमर को बताएं जो इस कॉम्प्लेक्स को दिखा जा सकता है। मतलब आपको कहाँ से चलना पड़ेगा बाबू, वहाँ से चलना पड़ेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर से। स्ट्रक्चरल आइसोमर को देखते हुए आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में घुसना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इस कॉम्प्लेक्स से कौन कौन से आइसोमर संभव है। पहले स्ट्रक्चरल की मैं बात कर लूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समावयव, जहाँ पर कौन कौन था, आयनन समावयव था, लिंकेज आइसोमर था, कोऑर्डिनेशन आइसोमर था, सॉल्वेटेड आइसोमर था। पहले इस सबको देख लें क्या इसके द्वारा दिखाया जाएगा, तब चलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के पास। ठीक है बाबू, तो पहला देखो क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा, क्या आयोनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा। तो देखो मैंने लिखाया था जहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमर पढ़ रहे थे, बताए थे कि आयोनाइजेशन आइसोमर एवं सॉल्वेटेड आइसोमर सिर्फ और सिर्फ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ही दिखाते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाता है। तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है बाबू, देखो कैटायन पहले लिखा हुआ है, एनायन बाद में लिखा हुआ है, तो पहले एनायन बाद में लिखा हुआ है और कॉम्प्लेक्स के रूप में आपको एनायन मिलेंगे। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। नहीं तो तोड़ के देखो, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। चूँकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं दिखाएगा और सॉल्वेटेड आइसोमर भी नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएंगे। फिर क्या सॉल्वेटेड दिखाएगा, क्या
सॉल्वेटेड आइसोमर भी नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। सी के पास जाओ, क्या लिंकेज आइसोमर दिखाएगा? तो मैंने बताया था लिंकेज आइसोमर को दिखाने के लिए उसमें कम से कम एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में उभयदंती लिगेंड बोलते हैं। और उभयदंती लिगेंड में कौन था? आपके पास NO2 था, CN था ना, ये सब था ना, नाइट्रो साइनो का आइसोसाइनो थायोसाइनो ये सब था ना। तो इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, जिसका मतलब ये हो गया ये जो आपके पास है लिंकेज आइसोमर भी नहीं दिखाएगा, है ना। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाएगा? तो देखो मैंने लिखाया था कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर को दिखाने के लिए उस दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच एक्सचेंज होता था। ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं दिखाएगा। ओके बाबू, अब कहाँ चलूँ? ज्योमेट्रिकल के पास चलूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो बाबू, ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है आपके पास? देखो 2 2 4, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 है। 4 अगर है तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने की पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने की पॉसिबिलिटी बनती है। देखो बाबू, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते, ये स्क्वायर प्लेन है, DSP2 है। जब आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहा है, कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हम लोग इसे मान कर चलेंगे क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको मिटा दूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 है। 4 है तो संभावना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता। ऑप्टिकल तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सिर्फ और सिर्फ अगर 4 हैं तो ये या तो स्क्वायर प्लेनर होता या टेट्राहेड्रल होता, और ऑप्टिकल तो नहीं दिखाया, क्योंकि ऑप्टिकल तभी दिखाते हैं जब उसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है? 6 होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये किस प्रकार का है बाबू? देख सकते हो आप, ये किस प्रकार कॉम्प्लेक्स है? MMAA ऐसा है ना। देखो बाइडेंटेड लिगेंड है और ये B2। और देखो मैं बताया था कि अगर इस प्रकार का NAA ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्जेलेटो बाबू, ये ना ऑक्जेलेटो है, C2O4 2-, जिसको हम लोग COO ऐसे लिखेंगे और CO ऐसे लिखेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो फिर क्या करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इस फॉर्म में है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से ट्रांस होगा? तो फिर कर दो, 4 वाला है ये ना, स्क्वायर प्लेन वाला ऑक्जेलेटो को मैं ऐसे OX लिख दूँ। OX बाबू दिखाने में आसान होगा, ऐसा ये ना। सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने बाबू? 2 2 4 2 6। सॉरी, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 2 4 2 6 है। ठीक है, इस फॉर वाला। ठीक बाबू, दिखाएंगे। तो फिर ये ऐसा हो गया, और 2 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे? एक वाटर यहाँ पे, एक वाटर यहाँ पे। एक किस प्रकार के मॉलिक्यूल बाबू? सिस ट्रांस। ये आपके पास ट्रांस हो, क्योंकि 2 अपोजिट हैं, दोनों दूसरे का अपोजिट है। और तो फिर इसका क्या करो, सिस बना लो। क्रोमियम है,
है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सिस बना लो, कहाँ पे एक्सचेंज करोगे आप, कहाँ पे बाबू, एक्सियल का इक्वेटोरियल से, तो एक को क्या करो कांस्टेंट रखो और एक वाटर को यहाँ पर ला दो, तो फिर अब जो दूसरा जो आपके पास ऑक्सीलेटो है इस प्रकार से और इस प्रकार से है बाबू, ये कौन सा है, ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। अब चलो ज्योमेट्रिकल तो मैंने देख लिया, जरा ऑप्टिकल की संभावना, ऑप्टिकल आइसोमर, ओके। अब मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर को नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि या तो ये मिरर इमेज या तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाती है, या तो फिर इसमें क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है। इस प्रकार से बांटोगे 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगी, दैट मीन्स ये आपको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देंगे। ऑप्टिकल में कौन सा जनरली देखना, हमको इनांशियोमर देखना है, सिर्फ यही बनाएंगे ना, ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ। मैं लिख देता हूँ, ट्रांस आइसोमर डज नॉट गिव इनांशियोमर ट्रांस आइसोमर इनांशियोमर नहीं देती है, तो सिस देगी ना। चलो इसके बगल, इसके सामने हम लोग क्या करेंगे, मिरर को लगा देंगे, ये ना बाबू, ये वाटर है, ये वाटर है, और ओके, इसके बगल में क्या करोगे, मिरर लगाओगे, और मिरर है तो फिर इसका इमेज बनेगा, इमेज ऐसे ही बनेंगे ना, इमेज ये वाला पोर्शन इधर दिखेगा, और ये तो जहाँ का है वहीं दिखेंगे, और ये बाबू कहाँ दिखेंगे, यहाँ है ना। और ये कहाँ दिखेंगे, आपके पास, ओके। तो हमने जितनी पॉसिबिलिटी थी उसका सभी आइसोमर को बना लिया, ठीक है। दूसरा उसी में बाबू, वो तो पहला हुआ, उसी में दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, उसका कह रहा है आइसोमर बनाकर दिखाइए। CO बी नंबर में CO EN का होल 3 Cl3, ठीक है, ओके बाबू। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है, 6। तो पहले हम लोग ये देख लें, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे क्या, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका कभी नहीं बनेगा स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर पहला आयोनाइजेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आयोनाइजेशन आइसोमर क्यों बनता था वो, हालांकि ये आपके पास केटानिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखो मैं लिखाया हूँ कि आयोनाइजेशन आइसोमर जो बनती है ना केटानिक कॉम्प्लेक्स में, आयन को एक्सचेंज लिगेंड और काउंटर आयन को एक्सचेंज करने के कारण बनता है। काउंटर आयन तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर में कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में कोई आयन नहीं है, क्योंकि लिगेंड के जो यहाँ पर आयन जो है वो यहाँ से, इसके अंदर में कोई आयन नहीं है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, EN तो न्यूट्रल लिगेंड है। जैसे कि यहाँ पे कोई सल्फेटो हो जाता, जैसे यहाँ पे कोई Br ब्रोमो हो जाता, तब फिर एक्सचेंज हो सकती थी, लेकिन इसके अंदर में क्या है, कोई भी आपके पास आयनिक लिगेंड नहीं है, इसलिए ये फिर क्या करेंगे, आयनाइजेशन आइसोमर नहीं दिखाएगा, ओके। क्या ये सॉल्वेटेड दिखाएगा, क्या सॉल्वेटेड, क्योंकि आयनाइजेशन और सॉल्वेटेड दोनों एक दूसरे का क्या था, लगभग में एक ही समान था। सॉल्वेटेड आइसोमर होने के लिए उसके सॉल्वेटेड आइसोमर क्यों होता था,
डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर करंट होती थी, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल तो है ही नहीं। तो कब जब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो ये सॉल्वेटेड आइसोमर भी नहीं दिखाएगा। क्या ये लिंकेज दिखाएगा? क्या लिंकेज नहीं दिखाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। लिंकेज आइसोमर भी नहीं दिखाएगा। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर दिखाएगा? क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच एक्सचेंज के कारण होती है, लिगेंड के एक्सचेंज के कारण होती है, वो तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी नहीं दिखाएगा। ओके बाबू, चलो ज्योमेट्रिकल के पास कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पर है? 6 हैं। देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक दो कोवलेंट बॉन्ड बनाती, एक दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, तो 3 कितना? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल है। और ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है, ऑप्टिकल भी पॉसिबल है। लेकिन कौन सा फॉर्म है बाबू? MAA3। और देखो मैंने बताया था कि MA6 MA5B है ना, और MAA3 जो है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर को नहीं दिखाती है। एंड एम्बेडेड ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये नहीं क्लीन डायमंड CH2NH और ये CH2NH। देखो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर इतना भाग को मैं ए कह दूँ तो ठीक ये भी भाग क्या होंगे? ए होंगे। और ए मतलब ए नहीं बाबू, ए मतलब ए। इस फॉर्मेट में दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं दिखाएगा। तो फिर कहाँ चले हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमर के पास चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ऑप्टिकल आइसोमर है ना। चल बात करता हूँ, यही तो है। कौन है? कौन थे इसके सेंट्रल मेटल पे? लोग किससे बात करें? कौन सा एलिमेंट है सेंट्रल मेटल पे? सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट था बाबू। ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट। और EN कितने हैं? 3। एक EN ये, दूसरा EN ऐसा, और तीसरा ये। ओके बाबू, ओके। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये दिए स्ट्रक्चर देने के लिए बताया ना। इस प्रकार से। और इसी के बगल में क्या करो, आप मिरर लगा दो। हालांकि मैं फिर से बोल दूं, ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देने के लिए बनाया गया है। ये कहाँ दिखेंगे? EN। और ये कहाँ दिखेंगे बाबू? ये तो पैक हो चुका है ना। ये दिखेंगे। और ये EN कहाँ दिखेंगे? ओके। अगर आप इसे डेक्स्ट्रो बोलते हो तो ये क्या होंगे? लिबो होगा। और अगर इसे लिबो बोलते हो तो ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ओके बाबू, सी नंबर में थर्ड नंबर दिया हुआ है CONH3 का होल 3 NO2। ओके बाबू। और ये है ना, सॉरी 5 है यहाँ पे। और ये बाबू है
NO3 का होल 2। इसके सारे ज्योमेट्रिकल, इसके सारे आइसोमर को मुझे बतानी है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर में चलूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके बाबू, क्या ये आयोनाइजेशन दिखाएगा? क्या दिखाएगा? क्योंकि नाइट्रो है और ये क्या है, नाइट्रेट है, ठीक है बाबू। इसमें आयन का एक्सचेंज करोगे, ये NO2 है, NO3 है, NO3 अंदर आएगा और NO2 बाहर जाएंगे, तो लगता है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल है। तो पहला आयोनाइजेशन आइसोमर, पहले देखो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड और काउंटर आयन के बीच एक इंटरचेंज, अदला बदली हो सकती है यहाँ पे। और अगर आयनाइजेशन आइसोमर होगा तो कौन होंगे, CONH3 का होल 5, NO2 ये तो खुद एक आइसोमर हुआ, और NO3 का होल 2, नहीं बाबू, एंड बाहर करो इसको, इसको बाहर अंदर ले जाओ, बाहर ले जाओ, इसको अंदर लाओ, तो CONH3 का होल 5, अंदर कौन आएगा बाबू, NO3, ओके। और अब NO3 आप एक ही ले गए हो अंदर ना, और एक तो बाहर NO2, ठीक है। दो था, दो में से एक चला गया अंदर, आयोनाइजेशन आइसोमर बन गए। देखो यहाँ पे, चूंकि इसमें ये कैसा लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि NO2 में नाइट्रो जुड़ता है सेंट्रल मेटल से, और इसी का होता है नाइट्रिटो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ता है। चूंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, किस प्रकार के लिगेंड है बाबू, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर भी बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में लिंकेज भी बनेंगे, लिंकेज आइसोमर तो बना दूं, चलो मैं बना रहा हूं, हटाऊं बाबू, लिंकेज आइसोमर, इसको बंधनीय समानता बोलते हैं हम लोग। CONH3 5NO2, और ये बाबू NO3 तो ये है ही, ओके, एंड CONO3 का होल 5ONO, नाइट्रिटो नहीं क्या, NO3 का होल 2, ओके। ये दोनों क्या है, लिंकेज आइसोमर है। इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच एक्सचेंज नहीं होगा। हाइड्रेटेड भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें वाटर तो है ही नहीं। अब चलते हैं अब ज्योमेट्रिकल के पास। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इससे मतलब है ना हमको काउंटर आयन से क्या मतलब, क्योंकि लिगेंड का जो अरेंजमेंट होता है वो कहाँ पर, लिगेंड कहाँ मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मिलेगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कब बनता है, लिगेंड के स्पेस में अरेंजमेंट के कारण बनता है। हमको लिगेंड से मतलब है, लिगेंड कहाँ जुड़ेंगे, सेंट्रल मेटल, हमको इससे क्या मतलब, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 है तो फिर क्या बाबू, ऑक्टाहेड्रल है। और किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, MA5B। और अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाती है। बस याद रखना, MA6 नहीं बनाती, MA5B नहीं बनाती, MAA3 नहीं बनाती, बाकी से बने हुए करती है ऑक्टाहेड्रल में, है ना। तो फिर कर दो, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनेंगे, तो फिर सॉरी ट्रांस और सिस बनेंगे, यही था ना। कोबाल्ट है 6 है ना बाबू, रख दो अपने मन से, अपने मन से रख दो, 5 1 6।
ठीक है। चलो मैंने NH3 NO2 NH3 सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें बनेंगे क्या? अभी तो मैंने बताया था MA5B उसी फॉर्म में तो है। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा ना, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें नहीं बनेंगे। MA5B के स्टैंडर्ड पर है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ओके बाबू, इस फॉर्म में ना MA5B के रूप में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ऑप्टिकल को बनाकर देखो, ऑप्टिकल तो मिरर इमेज होता है ना। तो चलो भाई करता हूँ मैं। हाँ आपके पास बाबू कोबाल्ट है, ये ना। चल लिखता हूँ, अगर मैंने इधर NH3 लिखा, ये भी NH3 होंगे और ये भी NH3 होंगे और यहाँ पे मैंने एक NH3 रख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपके पास, 1 2 3 4 5। क्या ये ऑप्टिकल दिखाएगा? करता हूँ, दिखता हूँ। NO2 और ये 1 2 3 4 5 अपने मन से रख दो। चलो मिरर लगा दो। मिरर लगाओगे तो शायद आपके पास इस प्रकार की बातें होंगी। ये तो जहाँ का तहाँ दिखेंगे। ओके बाबू, ये वाला तो पार्ट इधर दिखेंगे और ये जो है आपके पास, अगर ये डेस्ट्रो है तो ये क्या है, लेबो है, ठीक है। जल्दी से कर लोगे बाबू। हो गया। इसी में अंतिम 4 नंबर में PT NH3 वाटर मॉलिक्यूल है और ये Cl2 है। देखो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये ना तो कैटायन है ना एनायन है। ये तो ना तो आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएंगे ना तो सॉल्वेटेड दिखाएगा। ओके, आयनाइजेशन आइसोमर स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये आयनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके बाबू, क्या सॉल्वेटेड दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। हालांकि वाटर है लेकिन सॉल्वेटेड होने के लिए वो भी क्या होना चाहिए, कैटानिक, आपको कैटानिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये भी नहीं दिखाएगा। ओके, क्या लिंकेज दिखाएगा क्या? क्या देखो इसमें एम्बेडेड लिगेंड है, नहीं दिखाएगा। तो फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर तो नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें नहीं बनेगा। ओके बाबू, ज्योमेट्रिकल के पास पहुंचो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दिखाएगा क्या? ऑप्टिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू? मोनोडेंटेट 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 2 2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 है। तो ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। ऑप्टिकल कहाँ दिखाता है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो फिर ज्योमेट्रिकल की बात करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 4 है। तो फिर बात कर लो। चल बात करता हूँ। ये प्लेटिनम है, बना दो, स्क्वायर प्लेनर में जाएगा। और एक अमोनिया, ये Cl है, Cl है बाबू, ये NH3 है और ये कितने हैं? H2 है। 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के समीप है, तो इसको हम लोग क्या नाम दूँ?
सिस आइसोमर, आइसोमर, या तो फिर दो डिफरेंट के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो। ओके बाबू, इसी का क्या करो, ट्रांस बना लो, इसी का ट्रांस बनाओगे। पीटी है, ओके। तो ट्रांस एक्सचेंज करो कि एक को पकड़ो दूसरे से एक्सचेंज कर लो, मैंने बताया था। तो ये जहाँ का तहाँ रहेंगे, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर लो। ओके बाबू, और ये यहाँ पे जो दो सिमिलर ग्रुप वाले समान एक जगह पर था, अब ठीक क्या हो गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब क्या हो गया, ये ट्रांस आइसोमर बन गया। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू ये सब, इसको थोड़ा सा क्या करो, जल्दी से कर लो, ठीक है। ओके बाबू, हटाओ। ओके, तो आज के बाबू ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब जो हमारे पास अगला स्टेप है उन सब में ये सारी बातें आएंगी। तो आप क्या करो, आज की क्लास को बड़ी स्टैंडर्ड ढंग से मैंने बताया और उम्मीद करूँगा कि आपने इसे बहुत अच्छे प्रकार से समझा होगा। तो मैं थोड़ा सा बाबू आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ, मैं 3-4 क्लास से वीडियो नहीं बना पा रहा था, शायद आपको मेरे चेहरा पर कुछ दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सूजन हो गया था, इस एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया था, बोल नहीं पा रहा था। इसलिए मैं क्या कर रहा था कि 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि अपने बच्चे को मैं बहुत अच्छा दूँ। और अगर ये फिर से मैं क्या करता हूँ बाबू, और जो इसके नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को RK सैन की तरफ से प्यारा प्यारा सा बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।